नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2019 का जो एग्ज़ाम 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसके बाल विकास के सभी 30 क्वेश्चंस का बहुत विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों को इंग्लिश में आपको याद रखना है। पहले बात करते हैं गोलमैन की। तो गोलमैन साहब ने क्या किया था, आप में से क्या कोई जानता है ये बात? गोलमैन साहब कौन थे, बताइए। डेनियल गोलमैन ने किसकी बात की थी? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होंगे। स्पीयरमैन, इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी टू फैक्टर थ्योरी की। ठीक है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी जी और एस की बात की थी, तो इसलिए ये भी नहीं होंगे। जॉन मेयर ने क्या किया था? इन्होंने पीटर सलोवी के साथ मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। ठीक है, ये जो ई आई था, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही नहीं होंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। ठीक है, गार्डनर के साथ क्या था? हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी किताब द फ्रेम्स ऑफ माइंड में, किसमें? द फ्रेम्स ऑफ माइंड में, ये बात याद रखिएगा, गार्डनर की किताब का नाम था द फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, जिसमें 9 प्रकार की इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसमें बुद्धियों के बारे में बात की और कहा कि बुद्धि जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, बताइए डिसलेक्सिया है क्या? ठीक है, तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग या स्पेलिंग वाली डिसेबिलिटी है, पढ़ने में अक्षमता वाली और स्पेलिंग को समझने में अक्षमता वाली ये डिफ़िकल्टी है। ठीक है, और ये सीधे तौर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एटसेट्रा से जुड़ी हुई होती है। जैसे बच्चा इसमें बी को डी बोलता है, क्या बोलता है? डी पढ़ता है या बोलता है 100 को वॉस पढ़ता है। ठीक है, 100 को वॉस पढ़ता है। इसके अलावा आप समझते हैं कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेसिंग क्या है? ये एक्सप्रेसिंग विचारों को व्यक्त करने या भाषा को समझने से संबंधित है, तो ये एफेजिया या डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडिंग, खड़े होने में ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्या है, ये फिजिकल बैलेंस से संबंधित है ना, मोटर स्किल्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप एक चीज कह सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया, जो जल्दी आपको स्पेशल एजुकेटर वगैरह के एग्जाम में ये टर्म देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, आप इसको डिस्प्रैक्सिया कह सकते हैं। स्पीकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पीच इम्पेयरमेंट से संबंधित है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग स्पेलिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसके 2 ही ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे के ऑप्शन उतने कुछ खास है नहीं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ठीक है, तो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, मतलब शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर शिक्षक बच्चों की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम ही होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन बहुत इजी हैं, आप उनको करेक्ट ही कर लोगे। ठीक है, बात समझिएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि हर प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ें। ठीक है, अगर शिक्षक विशेष बच्चों पर ध्यान नहीं देगा तो समावेशी शिक्षा का मकसद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है और इसीलिए ये गलत होते हुए भी यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, आप प्रोत्साहित करेंगे या प्रेरित करेंगे, है ना, उन्हें रोकेंगे तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप इनकरेजमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि वो एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका सक्रिय अधिगम हो रहा है, और सक्रिय अधिगम की वजह से उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, और जिज्ञासा बढ़ने से उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। इसलिए आपका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बात समझिएगा, यहाँ पे वृद्धि की बात की है। ठीक है, यहाँ वृद्धि और विकास वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए इसको गलत नहीं करना है। आपको लगेगा अरे यार ये तो सारे सही हैं, है ना। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। अब मेरी बात बताइए आप मुझे, ग्रोथ क्या होता है? आप जानते हैं कि ग्रोथ अपने आप में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्या होता है? मतलब मात्रात्मक परिवर्तन, है ना, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो जिस चीज को आप माप सकते हैं वही है यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है, अब आप बताइए इनमें से किस चीज को आप माप सकते हैं? इसको नहीं, वैसे देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में या क्वांटिटेटिव चेंजेस में आप नैतिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास को नहीं माप सकते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट इज करेक्ट। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, समझ चुके हैं आप? ठीक है, नेक्स्ट
हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास प्रारंभ होता है, बताइए मानव विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। तो देखिए जो विकास है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ विकास और वृद्धि दोनों से क्या एक एक क्वेश्चन आपने देख लिया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर का। तो जो डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है वॉर्म टू टॉम, मतलब कब तक होता रहता है? वॉर्म से चलता है, माँ के गर्भ से चलता है और कब्र तक चलता रहता है, इसलिए कहा जाता है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉर्म एंड एंड्स इन टॉम, ठीक है, टोम। तो अगर हम बात करें कि मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, तो मानव विकास का प्रारंभ होता है प्रीनेटल स्टेज से, गर्भावस्था से, ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, और जब जो शिशु का विकास उसकी माँ के गर्भ में आते ही होने लग जाता है, ठीक है, मतलब कि देखा जाए तो कॉन्सेप्शन के समय से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही वो माँ के गर्भ में आता है, इसलिए आपका ए सही है। नेक्स्ट, बाकी आपको इस पे बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो मेरा फिजिकल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ा है DSSBPRT का, और मेरा यकीन मानिए उसके बाहर से आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर आप देखना चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? बताइए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी बुक है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये है किसकी? RM गैने की। किसकी बुक है? RM गैने की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रॉबर्ट मिल्स गैने ने 1965 में इस बुक को लिखा था, ठीक है, और इसमें 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात की थी, मतलब अधिगम के 8 सोपानों की इसमें बात की थी, ठीक है। थॉर्नडाइक की बुक का क्या नाम है? तो थॉर्नडाइक की बुक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। इनकी बुक्स का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। स्किनर की बुक का क्या नाम है? स्किनर की बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वॉल्डेन 2। दो बुक्स हैं इनकी भी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और दूसरी है वॉल्डेन 2, ठीक है। पावलाव ने लिखा था कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। क्या लिखा था? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। आपको ये याद होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है। नेक्स्ट, मैं आपको सीधे यहाँ पे आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला या विरोध की अवस्था, या कथन किसका है? तो ये स्टैनले हॉल जी का स्टेटमेंट है, और ये जो बाकी के इस ऑप्शन में रखे गए हैं उनके भी स्टेटमेंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पेपर में आई होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो का ये रहा, ब्लेयर जॉन्स एंड सिम्पसन का ये रहा, जरशील्ड का ये रहा और स्टैनले हॉल का ये रहा। इनका स्क्रीनशॉट जरूर रखें। नेक्स्ट देखिए, ये होती है PYQ की ताकत, ठीक है। आपका प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, इस एग्जाम के बाद भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB में आया हुआ है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? बताइए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? क्या ये बात कोई बता सकता है? तो इसमें लगता है 36 मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट। आप जैसा कि जानते हैं NCERT ने इसको एक्सेप्ट किया है इंडियन मॉडल को, और उसने बताया है कि आप पहले क्या करते हैं? टीच करते हैं 6 मिनट, फिर आप फीडबैक लेते हैं 6 मिनट, फिर आप रीड प्लान करते हैं, ठीक है, मैं इसको RP लिखता हूँ 6 मिनट, फिर आप रीटीच करते हैं, RT करते हैं, क्या करते हैं? RT करते हैं 6 मिनट का। इसके बाद फिर आप फीडबैक लेते हैं, जिसको हम रीफीडबैक बोलते हैं, उसको हम अब RF बोलेंगे, और वो भी आप 6 मिनट का करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RF आप फिर 6 मिनट का करते हैं, ठीक। टोटल कितना हो गया? 6 6 6 6 6, ठीक है, 36, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। एक मिनट, मुझसे कहीं पे गलती हो गई। आप जो रिप्लान करते हैं वो 12 मिनट का होता है, ये 12 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 12 मिनट का होता है। सॉरी, अब सही हुआ, ठीक है। ये होता है 12 मिनट का, 12 मिनट्स का, बाकी सारे 6 मिनट्स के होते हैं। टोटल होता है 36 मिनट, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया था। अब आप इसको देखिए, ठीक है। मैं बार बार टीच कर रहा था, बल्कि पहले तो आप लेसन प्लानिंग करते हैं ना, तो मैंने गलत आपको बता दिया था। इस तरह से ये पूरा है, और उस स्ट्रक्चर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। हो जाता है, एजुकेटर ही हूँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे भी। तो ये करेक्ट आंसर, ये इसका वो है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि सीखने का पठार, ठीक है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध कथन है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉस महोदय का, ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉस ने सीखने के पठार की एक सटीक परिभाषा दी थी कि पठार वह अवस्था है जहां सीखने की गति ठहर जाती है और कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। आपसे रॉस का स्टेटमेंट करके ऑप्शन में दे सकता है या सामने रख के भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए।
ऐसे बालक के साथ उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए हमें ये बताना है। तो ऐसे बच्चे को आप पनिशमेंट देंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को नज़रअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए? ये ठीक है। तत्काल घर वापस ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। थोड़ा सीडीपी का सीटेड जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। काउंसलिंग करना वहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। बताइए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज किससे रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड किससे? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, या छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्यों सही है? को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे खेलकूद, नाटक, डिबेट, ठीक है, केवल किताबी कीड़ा बनाने से हमें रोकती हैं और शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास पे एक साथ कार्य करती हैं, ठीक है, जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसलिए यही यहाँ पे सही है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं होंगे? क्या आप ये बात जानते हैं? ये बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड काम हो गया ना, तो इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? बताइए, किसने प्रतिपादन नहीं किया अधिगम के सिद्धांत का? तो कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्या आप जानते हैं? कोहलर ने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का किया था। किसने किया था? कोहलर ने, ठीक है। और प्रश्न ने क्या पूछा है? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? हमें किसने नहीं किया ये बताना है, ठीक है। तो कोहलर ने किसका किया था? इनसाइड थ्योरी का किया था, ठीक है, चिंपैंजी वाला जो प्रयोग था, सुल्तान वाला, ठीक है। स्किनर यहाँ पे क्यों नहीं होंगे? स्किनर यहाँ पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो चूहे वाला प्रयोग था, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला, वो इन्होंने किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक यहाँ पे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ इन्होंने भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीएस ब्लूम। इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की दी थी, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स वाली, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उन्होंने सीखने का कोई नया सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है, बीएस ब्लूम ने सीखने का कोई नया सिद्धांत नहीं दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। बताइए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? ठीक है, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, क्या ये अवरोधन है? बालक का विद्यालय न जाना, क्या ये अवरोधन है? या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ना और इसके अलावा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में ही रहना, ठीक है। तो अगर आप रिटेंशन ऑफ चाइल्ड जानते हैं तो आपको पता होगा कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रहना ही क्या है? यहाँ पे स्टैग्नेशन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और ऑप्शन डी ही क्यों सही है? यहाँ पे जो आपकी हर्टॉग समिति थी, ठीक है, हर्टॉग समिति थी 1929 वाली, अगर आपको याद हो, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो इन्होंने अपव्यय और अवरोधन की अवधारणा दी थी, ठीक है, जहां पे इस स्टैग्नेशन मतलब अवरोधन का मतलब ही यही था कि जब कोई बच्चा फेल होने या किसी वजह से एक ही क्लास में 1 साल से ज्यादा अटका रह जाता है, ठीक है, तो उसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट 15th है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है? बताइए, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, प्रस्तावना कौशल या फिर प्रदर्शन कौशल, ठीक है। तो आप जानते हैं जब भी आप बच्चे को कोई नई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं आप, ठीक है, वही प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं। और उस टॉपिक को शुरू करते वक्त आप इस बात का ध्यान देते हैं कि वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जुड़ी हो। तो आपका सवाल क्या था? प्रश्न आपका ये था कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रस्तावना कौशल में आता है। नेक्स्ट अब है आपके सामने मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बहुत इजीली करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत फास्ट इसको कर लेंगे। रफ पेन उठाइए और इसको करना शुरू करिए, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं। एनिमल इंटेलिजेंस की बात की थी थॉर्नडाइक ने, ए का 3rd, ठीक है। इसके अलावा बात करें पुनर्बलन की अनुसूचियां, स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दी थी? अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ये किसने दी थी, तो ये दी थी स्किनर महोदय ने। किसने दी थी? स्किनर महोदय ने, तो बी का 4th, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर सी का सारगर्भिता का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ठीक है, बताइए किसने दिया था? ये थोड़ा आपको नया लगेगा, प्रेग्नेंस जो है नियम, समीपता निरंतरता का नियम था ये, ठीक है। ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया था जिनका नाम जो थे कोहलर और वर्दिमर, इन सब ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी का 1st, गेस्टाल्ट वादियों ने कहा था। फिर आता है अनुकूलन, अनुकूलन किसने दिया था? तो अनुकूलन दिया था, एडाप्टेशन दिया था पियाजे ने, ठीक है। अनुकूलन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य स्तंभ ही है ये अनुकूलन। तो ये हो गया आपका डी का 2रा, ठीक है। तो आपका हो गया 3rd,
फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, यही आपका सही है। ठीक है, और अगर आप बुक में देखेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, एक बार आप विजुअल देख लीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का था, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर की थी, सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल्ट का था और अनुकूलन पियाजे का था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और बताइए ये किसका था। आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे ऑप्शन देना चाहिए, फिर भी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो अब जब कोई चीज कभी नहीं खत्म हो रही होगी तो वहां पे कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, ये रहे आपके ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है, कि ये सिद्धांत कहता है कि विकास कभी नहीं रुकता, माँ के गर्भ से शुरू होता है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या है, क्या कोई बता सकता है? ये इसलिए गलत है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विकास कहता है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, आप H इंटू ई जो पढ़ते हैं वही है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, समझिएगा इस बात को, कि बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर दोनों हाथों को एक साथ चलाना सीखता है, तो ये होता है इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर दोनों हाथों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, इसलिए ये इसका मतलब ये होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये क्या है? ये कहता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? क्या आप में से कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बताइए अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मैकडूगल साहब। कौन थे? मैकडूगल साहब। विलियम मैकडूगल ने 1908 में, कब? 1908 में 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की और उनके 14 संवेग दिए। ठीक है, जैसे भय से पलायन होता है। ठीक है, तो इन्होंने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, इसलिए यही अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो कौन थे? इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी, मानवीय आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें 5 स्तरों की इन्होंने बात की थी। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, आप इन सब के बारे में जानते होंगे। ठीक है, सिम्पसन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? जो प्रश्न आ चुके हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से करके जाइएगा। किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इन्होंने बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने संवेगों को छुपाना और समाज के हिसाब से ढालना सीख जाते हैं। ठीक है, उनके संवेगों को समझना माता पिता के लिए एक पहेली सा बन जाता है। ठीक है, वो अपने संवेगों को छिपा लेते हैं। इन्फेंसी क्या है? इसको वैलेंटाइन ने आदर्श काल माना है। किसने आदर्श काल माना है? वैलेंटाइन ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत फेमस कोट है ये, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? बताइए, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा था? बहुत सारे इसमें वुडवर्थ मार देते हैं बहुत सारे लोगों से, जैसे हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम में। तो इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। क्या है? करेक्ट आंसर है गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड की यह सबसे चर्चित और पेटेंट डेफिनेशन है कि जब हमारे किसी व्यवहार के रिस्पॉन्स में दूसरा व्यवहार बदलता है तो उसे ही लर्निंग कहते हैं। तो ये किसकी है? गिलफोर्ड की है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया वाली बात की थी। ठीक है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये कहा था वुडवर्थ ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो यहाँ पे 4 नाम हैं, इनकी डेफिनेशन आपको सच में बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं पूरा प्रश्न दिखाने में सक्षम नहीं हूँ, पहले आप तीन प्रश्नों को देखिए इसी एक प्रश्न के। ठीक है, ए और बी को सुमेलित करना है। लिखा हुआ है ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आसुबेल साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठक प्रशिक्षण प्रतिमान, ये सब आपको बताना है। अभी एक मिसिंग है जिसमें गॉर्डन है, उनके सामने लिखा हुआ है प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। इन 3 ऑप्शन से चौथा अपने आप हमें मिल जाएगा। ठीक, देखिए चौथे में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी।
ठीक है, और लिखा हुआ है गार्डन। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है गार्डन, ठीक है, और गार्डन के सामने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, टीएम लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर हमको देखना है कौन सा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें बनेगा हमारा, ब्रूनर किससे रिलेटेड है बताइए, क्या कोई जानता है? एक्चुअली जेरोम ब्रूनर ने ही प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान दिया था जो कॉन्सेप्ट सीखने पर जोर देता है। तो ए का हमारा होगा फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ वाला जो था ये, ठीक है, आईवी, ये होगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा। तो ए का होगा फोर्थ, ठीक है, मतलब ब्रूनर का होगा ये वाला कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, ठीक है, इन्होंने ही दिया था ये। आसुबेल ने क्या दिया था, ये याद भी रखिएगा, किसने क्या दिया था? आसुबेल ने दिया था अग्रिम संगठक प्रतिमान, मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के लिए, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, मतलब कि आपका थर्ड। आसुबेल ने तीसरा वाला दिया था, ठीक है। ग्लेजर ने क्या दिया था? ग्लेजर ने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है, क्या दिया था? बेसिक टीचिंग मॉडल, ग्लेजर का ये वाला था, ठीक है, ऐसे आप समझ गए होंगे। फोर्थ आपके गॉर्डन, अब बस्ता कौन है? आपका दूसरा बस्ता है, ठीक है, गॉर्डन का सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल, मतलब विलियम गॉर्डन ने क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ये दिया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इनको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर जब टफ लेवल पे जाएगा तो पीवाईक्यू से ये क्वेश्चंस को वो लोग कॉपी करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ओप्स सॉरी, आपको आंसर भी दिख गया इसमें, ठीक है। अब आपको दिख ही गया तो डिस्कस कर लेते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? क्योंकि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैं इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपना आपको बताता हूँ। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, क्या आप में से कोई जानता है? आप समझ चुके हैं कि समस्या को पहचानना ही समस्या समाधान का पहला चरण है, ठीक है। और क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी साइंटिफिक मेथड या समस्या समाधान का पहला कदम होता है हमेशा समस्या को पहचानना, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, बच्चों का अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली कब होता है? जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल होगा, ठीक है, या फिर बालकों पर का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों पर विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या फिर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय करेगा। देखिए, निगेटिव आपको हटाने हैं और जो पॉजिटिव है वही आपको रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ठीक है। यहाँ पे मनोचालक का मतलब पता है ना, साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो जो ब्लूम के अनुसार था, तीनों पक्ष आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर एक साथ डेवलप होते हैं तो उसे 3D लर्निंग हम कहते हैं, ठीक है, या 3H, हेड हार्ट हैंड कहते हैं, ठीक है, और यही सबसे अच्छा तरीका भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? बताइए, आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वैसे आप जानते हैं कि किसने दिए थे, ठीक है, जो हर्बर्ट और मॉरिसन का आपने नाम सुना होगा, है ना। दोनों के शिक्षण प्रतिमानों के स्टेप्स में प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा चरण है, ठीक है, जो बिल्कुल अपने आप में कॉमन है, जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ बिना कंटेंट प्रेजेंट किए बिना न तो रटाया जा सकता है और ना ही उन्हें सॉरी समझाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात पता है तो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, जो हर्बर्ट का मेमोरी लेवल था और मॉरिसन का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दोनों में कॉमन है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। बिना कंटेंट को प्रेजेंट किए आप ना तो उसे रटा सकते हैं और ना ही उसे समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये अन्वेषण क्यों नहीं है, क्या कोई बता सकता है? ये इसलिए नहीं है, बात समझिएगा, ठीक है, सॉरी अन्वेषण कह रहा हूँ, जनरलाइजेशन आपको बता देते हैं। जनरलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, और मॉरिसन ने इसको बदल दिया था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, आपके सामने इसका कंटेंट सामने है, आपके प्रस्तावना यहाँ पे है, प्रस्तुतिकरण यहाँ पे है, दोनों में, और प्रस्तावना यहाँ पे, अन्वेषण यहाँ पे है, और दोनों में कॉमन आपको मिलेगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बस यही एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। कई बार हमने डिस्कस किया है कि पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट या थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया था किस बात को? उन्होंने कहा था कि अगर किसी रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसीलिए इसको कहा गया पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सी अवस्था निम्न में से नहीं है, आपको ये बताना है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके अंग हैं। तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, एक विदिन अ सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपका BCD है, एक्चुअली में यही जेरोम के ब्रूनर की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। ठीक है, जेरोम ब्रूनर के मानसिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये तीनों, ठीक है, जैसे इनएक्टिव स्टेज है आपकी, तो ये इनएक्टिव स्टेज जो है ये करके सीखने से संबंधित है। ठीक है, ये करके सीखने से संबंधित है। फिर आती है आइकॉनिक स्टेज, तो आइकॉनिक स्टेज चित्रों को देखकर सीखने से संबंधित है। वहीं उसके बाद लास्ट है आपका थर्ड वन, संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। इसमें भाषा और प्रतीकों दोनों के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, तो पूछा है कौन नहीं है, तो ये आंतप्रज्ञ अवस्था नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ये आंतप्रज्ञ अवस्था किसकी है? तो ये जीन पियाजे से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास की प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये उपभाग है। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का उपभाग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक है, अब इनको क्रम से लगाना है कि सीरीज से क्या है, इनका सही क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले कौन सा आएगा? तो पहले आएगा आपका एक्सप्लोरेशन। क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंटेशन। क्या आएगा? प्रेजेंटेशन। एक्सप्लोरेशन में आप क्या करते हैं? पहले पुरानी जानकारी का पता लगाते हैं। ठीक है, ये होगा पहले। प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं? कंटेंट को आप सामने रखते हैं। ये हो गया आपका दूसरा, प्रस्तुतिकरण। फिर आप रखते हैं एजमिलेशन, आत्मीकरण, गहराई से समझना या आत्मसात करना। ये थर्ड वन है। ठीक है, तो 1 मिनट में इनकी नंबरिंग ऐसे करता हूँ। पहले आता है एक्सप्लोरेशन, फिर आता है प्रेजेंटेशन, फिर आता है एजमिलेशन, इसके बाद फोर्थ में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या व्यवस्था। ठीक है, इसमें सिस्टमेटिक रूप से आप सब कुछ अरेंज करते हैं। फिर आता है रिसाइटेशन आपका 5th नंबर पे, मतलब वाचन या अभिव्यक्तिकरण, बोलकर या लिखकर प्रेजेंट आप कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, भावात्मक विकास का क्षेत्र और मनोगत्यात्मक विकास का क्षेत्र है, उनके की पॉइंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। आपको एकदम रटा होना चाहिए वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो अनुमूल्यन मतलब वैल्यूइंग वहाँ से संबंधित नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना, ये अफेक्टिव डोमेन का है। ठीक है, ना कि कॉग्निटिव डोमेन का। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट और बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम के पठार, अधिगम के वक्र, ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है आपको ये बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिगम के वक्र कौन कौन से इनमें से हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से अधिगम के 4 तरह के वक्र होते हैं। ठीक है, एक होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये घटता हुआ होता है। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्केव, इसमें बढ़ता हुआ होता है। और तीसरा हो तो फोर्थ वन होता है आपका, फोर्थ और लास्ट होता है कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रित। ठीक है, तो इसलिए ये सारे ही नहीं है। इनमें से कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल इनमें से नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई अधिगम वक्र नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, इसका सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं हमारे। 30 के 30 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फील योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।